पुरानी शेवरले गाड़ी कंकड़ों से भरी सड़क पर आकर रुकी। उसकी हेडलाइटें धुंधली शाम को चीर रही थीं। 4 दोस्त बाहर निकले। उनकी हंसी धीमी पड़ गई क्योंकि उन्होंने अपने सामने खड़े घर का डरावना सा आकार देखा। ये जगह तो बहुत पुरानी लग रही है, सान्या ने अपनी जैकेट को कसते हुए कहा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो गर्मी के मौसम में नहीं होनी चाहिए थी। रोहन उस डरावनी जगह पर भी मुस्कुराया। अरे यार सान्या, ये तो कमाल होने वाला है। एक हॉन्टेड जगह पर वीकेंड मनाना क्या बुरा हो सकता है? आदित्य थोड़ा डरते हुए हंसा। हा हा, बस कोई डरावनी गुड़िया या भूत ना दिखे तो मैं ठीक हूं। नेहा ग्रुप से थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी नजरें घर की ऊपरी खिड़कियों पर टिकी थीं। दोस्तों, उसने धीरे से कहा, क्या किसी और को भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? अचानक हवा का एक झोंका आया जो पेड़ों से सरसराहट की आवाज लाया और साथ में बच्चों के हंसने की धीमी आवाज भी। दोस्तों ने एक दूसरे को डर से देखा। नेहा का अंदाजा हमेशा सही होता था और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो उसे किसी खतरे से आगाह कर रही है। वो हमेशा ग्रुप में शांत रहने वाली और ध्यान से देखने वाली थी, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों को अहमियत देते थे। सामने का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला और एक लंबा दुबला पतला आदमी दिखा जिसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं। स्वागत है, उसने एक सपाट आवाज में कहा। मैं मिस्टर भटनागर हूं, अंदर आइए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पैरों के नीचे फर्श के तख्ते चरमराए। हवा में पुरानी लकड़ी की गंध थी और कुछ और भी, कुछ अजीब मीठी गंध जो उनके गले में अटक रही थी। मिस्टर भटनागर उन्हें बिना किसी दिलचस्पी के घर में घुमाते रहे, लेकिन जब वे दूसरी मंजिल पर एक खास दरवाजे के पास पहुंचे तो वो अचानक रुक गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये जगह बंद है, उन्होंने सख्ती से कहा। कुछ जगहें भूल जाती हैं, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। रोहन की उत्सुकता तुरंत बढ़ गई, लेकिन वो चुप रहा, अभी के लिए। आधी रात के बाद जब घर में अजीब सी शांति छा गई तो रोहन खुद को जगा हुआ पाया। चांदनी दीवार पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी और उसे लग रहा था कि वो हिल रही हैं। उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई जिससे वो चौंक गया। वो आदित्य था जो पीला और डरा हुआ लग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही, वो बोला। ये जगह मुझे डरा रही है। मेरा भी यही हाल है, रोहन ने माना। चलो देखते हैं क्या है। वे दोनों धीमी रोशनी वाले गलियारों में घूमते रहे जब तक कि वे दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंच गए। वो मना किया हुआ दरवाजा अब थोड़ा खुला हुआ था, हालांकि उनमें से किसी को भी याद नहीं था कि उन्होंने उसे पहले खोला था। क्या हमें जाना चाहिए? आदित्य ने हिचकिचाते हुए पूछा। रोहन ने सिर हिलाया और उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर एक ठंडा कमरा था जिसमें अजीब सी हलचल हो रही थी। एक कोने में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जिस पर एक जली हुई गुड़िया बैठी थी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी बटन वाली आंखें उनकी हर हरकत को देख रही थीं। अचानक रोहन ने पास की एक शेल्फ पर कुछ अजीब देखा। धूल से ढकी एक पुरानी डायरी। उसने उसे उठाया और सावधानी से खोला। पन्ने बच्चों की लिखावट से भरे हुए थे जो हर एंट्री के साथ और भी अजीब होती जा रही थी। अब मुझे कोई नहीं देखता, मुझे कोई क्यों याद नहीं रख सकता। मैं मिट रही हूं, गायब हो गई। इससे पहले कि वे समझ पाते कि उन्होंने क्या पढ़ा है, दरवाजा उनके पीछे बाहर से बंद हो गया। गुड़िया का सिर एक तेज आवाज के साथ उनकी ओर मुड़ा और वो एक बच्चे की आवाज में बोली, स्वागत है मेरे कमरे में। रोहन और आदित्य जम गए। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। कमरे का तापमान और भी गिर गया। जैसे ही वे घबराने वाले थे, उन्होंने मिस्टर भटनागर की आवाज सुनी जो गलियारे से आ रही थी। लड़कों, क्या तुम लोग ऊपर हो? गुड़िया की आंखें मंद हो गईं और वो फिर से स्थिर हो गई। वो डरावना माहौल थोड़ा कम हुआ। रोहन और आदित्य ने डर से एक दूसरे को देखा और कमरे से बाहर भागे। लगभग गलियारे में मिस्टर भटनागर से टकरा गए। मुझे लगा कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, मिस्टर भटनागर ने कहा। उनकी आंखें शक से भरी हुई थीं। तुम्हें रात में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ये सुरक्षित नहीं है।
जैसे ही वे अपने कमरों में वापस गए, रोहन ने उस डायरी को पकड़ रखा था जो उसने शेल्फ से निकाली थी, ये जानने के लिए कि उसमें क्या राज है। इस बीच नेहा पीछे रह गई। उसे अटारी की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे एक पुराना ट्रंक मिला जो तस्वीरों और चिट्ठियों से भरा हुआ था। उनमें एक छोटी लड़की की तस्वीर थी जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, नैना। नेहा ने उस लड़की के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, जैसे कि वो उसकी तन्हाई को समझती है। उसने उस तस्वीर को अपनी जेब में रख लिया, नैना की कहानी के बारे में और जानने के लिए। सुबह कोई आराम नहीं मिला। नेहा कहाँ है? रोहन ने पूछा जब वे रसोई में इकट्ठे हुए। सान्या ने उसे हैरानी से देखा। कौन नेहा? रोहन जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसने पिछली रात की तस्वीरों के लिए अपना फोन देखा, लेकिन उसे पता चला कि हर तस्वीर से नेहा का चेहरा गायब था। नहीं नहीं, वो हकलाया, लेकिन फिर उसे पिछली रात नेहा के शब्द याद आए। मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। उसे एहसास हुआ कि नेहा को उस श्राप ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि उसे सबसे पहले इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मिस्टर भटनागर दरवाजे पर आए। उनका चेहरा गंभीर था। ये शुरू हो गया है, उन्होंने धीरे से कहा। वो कमरा वो यादों को खा जाता है? आपका क्या मतलब है? रोहन ने पूछा। मिस्टर भटनागर ने गहरी सांस ली और फिर बताया। सालों पहले नैना नाम की एक छोटी लड़की यहां रहती थी। उसके माता पिता उसे कई दिनों तक इस घर में अकेला छोड़ जाते थे, जब तक कि एक दिन वो कभी वापस नहीं आए। जिन लोगों को उससे प्यार करना चाहिए था, उन्होंने उसे भुला दिया और वो गायब हो गई। पहले उनके दिमाग से और फिर अस्तित्व से ही। वो रुके और फिर फुसफुसाते हुए कहा, उसकी निराशा उस कमरे में फैल गई। अब वो दूसरों को भी उसी के भाग्य में फंसा लेती है, उन्हें धीरे धीरे मिटा देती है, जब तक कि वो भी भुला नहीं दिए जाते। नेहा को बचाने के लिए दृढ़, रोहन ने सान्या और आदित्य को आगे जांच करने में उसकी मदद करने के लिए मना लिया। जैसे ही उन्होंने घर में सुराग खोजना शुरू किया, अजीब चीजें होने लगीं। सान्या कुछ मिनटों के लिए अपने माता पिता के चेहरे याद नहीं कर पाई। आदित्य को खाली कमरों से उसका नाम फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। रोहन ने शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस पर क्रूरता से मुस्कुरा रही थी और फिर गायब हो गई। हर अनुभव ने उन्हें और भी डरा दिया, लेकिन नैना और उसके श्राप के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। जैसे ही उन्होंने खोज की, नेहा की अनुपस्थिति उन पर भारी पड़ने लगी। उन्हें वो नोट मिले जो उसने पीछे छोड़े थे, जो नैना की कहानी के साथ उसके बढ़ते जुड़ाव का संकेत दे रहे थे। नेहा ने लिखा था कि उसे लग रहा है कि नैना उसे देख रही है, यहां तक कि तब भी जब किसी और ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस एहसास ने रोहन को यह समझने में मदद की कि नेहा का गायब होना सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि पहेली का एक अहम हिस्सा था। उस रात मना किए गए कमरे में लौटने पर उन्हें फिर से वो तैरती हुई गुड़िया मिली। तुम उसे वापस चाहते हो? उसने मजाक उड़ाते हुए फुसफुसाया। तो साबित करो कि तुम याद रखने के लायक हो। दीवारें उनके चारों ओर घूमने लगीं, क्योंकि एक धूल भरी शेल्फ पर पुरानी खिलौनों की एक श्रृंखला के साथ रहस्यमय प्रतीक दिखाई दिए। एक लट्टू, एक रॉकिंग हॉर्स, एक म्यूजिक बॉक्स और अन्य। रोहन ने एक दीवार पर लिखे शब्दों को जोर से पढ़ा। मेरा नाम मेरी दृष्टि में छिपा है, मेरी सुंदरता खोजो, मेरी रोशनी बहाल करो। सान्या ने धीरे से हाँफते हुए हर खिलौने के बारे में कुछ अजीब देखा। उनकी सतहों पर खुदे हुए अक्षर, एक खिलौने पर एन, दूसरे पर ए। रोहन और सान्या ने खिलौनों की सावधानीपूर्वक जांच की और अनुमान लगाया कि उसका नाम नलीना हो सकता है। उन्होंने खिलौनों को उसी क्रम में व्यवस्थित किया। गुड़िया खुशी से हंसने लगी क्योंकि आदित्य दर्द से कराह उठा। उसके पैर धुएं की तरह उसके नीचे से गायब हो रहे थे। गलत, वो खुशी से चीखा। अब घबराते हुए लेकिन आदित्य के पूरी तरह से गायब होने से पहले जल्दी से फिर से कोशिश करने के लिए बेताब, रोहन ने खिलौनों को दूसरे नाम में बदल दिया, आईना। इस बार सान्या चीख पड़ी क्योंकि उसके हाथ उनकी आंखों के सामने गायब होने लगे। रुको,
रोहन गुड़िया पर चिल्लाया। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना काफी नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। अपने डर और अपने दोस्तों के अब तक के दुख के लिए अपराध बोध के बावजूद खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए रोहन ने फिर से सब कुछ ध्यान से देखा। दीवारों पर प्रतीक, डायरी। अचानक ये बात समझ में आई। नैना, उसके नाम का मतलब था खूबसूरत आंखें। उसे याद आया कि उसकी सभी एंट्रीज में बिना देखे जाने की बात की गई थी। उसकी आंखों को उन लोगों ने अनदेखा कर दिया था जिन्हें उससे सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने पहेली पर काम किया, रोहन को नेहा की नैना के साथ जुड़े होने के बारे में कही गई बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि नेहा का अंदाजा पहेली को सुलझाने की कुंजी हो सकता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ रोहन ने खिलौनों को एक अंतिम बार व्यवस्थित किया, NAINA, और उन्हें सावधानीपूर्वक क्रम में रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने आसपास नेहा की मौजूदगी महसूस की, जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी। कमरा हिंसक रूप से कांप गया क्योंकि उसकी दीवारों पर और उसके दुष्ट गुड़िया संरक्षक की सतह पर दरारें दिखाई दी। तुम, नैना की आवाज गुड़िया और कमरे दोनों से आई। क्या तुम सच में मुझे देखते हो? हाँ, रोहन ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो राहत, दुख और जीत का मिश्रण थे, क्योंकि आखिरकार सब कुछ फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया था। जैसे ही गुड़िया चकनाचूर हुई, नेहा फिर से वापस आ गई। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं। वो धीरे से मुस्कुराई और रोहन को पता था कि वो सच में वापस आ गई है। उन्होंने साथ मिलकर नैना की आत्मा को आखिरकार शांति पाते हुए देखा। नेहा ने कहा, मैंने उसकी तन्हाई महसूस की, मैंने उसका दर्द समझा। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तुम उसे याद करने की कुंजी थी नेहा। तुम्हारी कहानी के साथ तुम्हारे जुड़ाव ने हम सभी को बचा लिया। और फिर वो धीरे से मुस्कुराई। इतना ही काफी था कि फिर भी कहीं ना कहीं उस वक्त भी पूरी तरह से याद किया गया। और फिर वो चली गई, और फिर वो आज हो गए, और फिर शांति छा गई। जैसे ही सुबह हुई, दोस्त घर के बाहर खड़े थे। मिस्टर भटनागर आए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो सबके आने के बाद से पहली बार देखी गई थी। तुमने कर दिया, उन्होंने धीरे से कहा। इतने सालों बाद नैना आखिरकार शांत हो गई है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। भूली हुई यादों का बोझ ये याद दिलाता है कि याददाश्त की शक्ति कितनी बड़ी होती है और भुला दिए जाने का दर्द कितना गहरा होता है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। भूलना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये किसी के अस्तित्व को मिटाने जैसा है। लेकिन जब तक कोई हमारी यादों में जिंदा रहता है, वो हमारी जिंदगी में रहता है। जैसे ही वे गाड़ी से दूर जा रहे थे, रोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि एक छोटी लड़की अलविदा कह रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। फिर वो गायब हो गई। भूली नहीं गई, बल्कि आखिरकार शांत हो गई।